उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। उसने एक कैफ़े में बैठकर नक्शे का बगौर मुशाहिदा किया, मगर इस नक्शे में ऐसी किसी इमारत की भी निशानदही नहीं की गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचता रहा, फिर एक ख्याल आने पर वो मुस्कुरा पड़ा। उसे अपने दिमाग पर हंसी आ रही थी कि उसने कितनी बेवकूफ़ाना बात सोची। भला इतनी खुफिया इमारत की निशानदही एक आम नक्शे में कैसे की जा सकती थी, और उसे अपने आप पर बार बार हंसी आ रही थी। अब वो संजीदगी से सोचने लगा कि दानिश मंजिल का कैसे पता चलाया जाए। काफ़ी देर गौर-ओ-ज़ोन करने के बाद कोई सूरत उसकी समझ में ना आई। आखिरकार उसने वैसे ही शहर का एक राउंड लगाने का फैसला कर लिया। क्योंकि वो पहली बार इस शहर में आया था, वो चाहता था कि शहर के महल्ले वकू और ख़ास तौर पर इसकी तमाम सड़कों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए, ताकि कल को काम करते वक्त उसे किसी उलझन का शिकार ना होना पड़े। ये फैसला करते ही उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और कैमरा संभाल कर होटल से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही एक खाली टैक्सी पर उसकी नज़र पड़ी। उसने दरवाज़ा खोला और टैक्सी में बैठ गया। कहाँ चलूं साहब? टैक्सी ड्राइवर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। तमाम शहर की सैर कराओ, मगर इत्मीनान से, किराए के अलावा टिप भी दूंगा, शार्प वाइली ने मुस्कुराते हुए कहा। और इतनी तगड़ी सवारी पाकर टैक्सी ड्राइवर की बाछें खुल गई। उसने बड़े मौतबाना अंदाज में सर हिलाया और फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। साथ साथ सड़कों के नाम और मशहूर इमारतों के नाम भी बतलाते चलो दोस्त, शार्प वाइली ने नरम लहजे में कहा, और टैक्सी ड्राइवर ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान कार चलाते हुए बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि दारुल हुकूमत में ब्लैक क्लॉक की मौजूदगी ने उसे संजीदगी पर सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्लैक क्लॉक वो फितना था कि जहां भी वो नजर आता ये बात तस्लीम कर ली जाती कि इस जगह तबाही बर्बादी ने डेरे डाल दिए हैं। इमरान यही सोच रहा था कि ब्लैक क्लॉक की दारुल हुकूमत में मौजूदगी को क्या मानी पहनाए। अचानक उसने महसूस किया कि आगे जाने वाली टैक्सी ख्वामखा मुख्तलिफ सड़कों पर घूमनी शुरू हो गई। इमरान समझ गया कि ब्लैक क्लॉक का ताकुब का इल्म हो गया है। वो मज़ीद मोहतात हो गया। उसने वॉर ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचा। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो इमरान स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने कहा। यस ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। ताहिर सफदर को कॉल करो और उससे कहो कि वो कार लेकर बाहर निकल आए और मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे। मैं एक ख़तरनाक शख्सियत का ताकुब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे अभी से ट्रैप कर लिया जाए, ओवर, इमरान ने तफसील बतलाई। बेहतर सर, मैं अभी उसे हुक्म देता हूँ, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा, फिर विंड बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। अब ब्लैक क्लॉक की टैक्सी बंदरगाह की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। इमरान खामोशी से ताकुब कर रहा था। काफी दूर जाने के बाद अचानक सामने वाली टैक्सी सड़क के दरमियान आड़ी होकर रुक गई। शायद ब्लैक क्लॉक इमरान से उलझना चाहता था। इमरान ने पहले तो हारन दिए, फिर इस टैक्सी के करीब जाकर कार रोक दी। जीप से क्लिप निकाल कर वो पहले ही नाक पर चढ़ा चुका था। उसकी इस रेडीमेड मेकअप से उसकी शक्ल काफी से ज्यादा हद तक तब्दील हो चुकी थी। इमरान की कार रुकते ही टैक्सी से ब्लैक क्लॉक बाहर निकला और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। क्या बात है भाई, क्यों सड़क रोक दी? क्या पेट में गड़बड़ महसूस हो रही है? मेरे पास सूली नमक मौजूद है, दूं? इमरान ने भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत की शदीद तासुरात मौजूद थे। ब्लैक क्लॉक इसके करीब आकर रुक गया। तुम मेरा ताकुब क्यों कर रहे थे? उसके लहजे में हल्की सी तलखी की आमेज़श मौजूद थी। तुम्हारा ताकुब? तौबा तौबा, मैं तो लड़कियों को ताकुब करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हारा ताकुब करके मैंने डैडी से मार खानी है, इमरान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। इसी लम्हे ब्लैक क्लॉक का हाथ घूम गया। गो हाथ तुला था, मगर मुकाबले में तो इमरान था। इमरान फुर्ती से झुक गया और ब्लैक क्लॉक का हाथ फिजा में घूम गया। अरे अरे, तुम तो गुंडागर्दी पर उतर आए। मैं तो इंतहाई शरीफ और मासूम आदमी हूँ भाई, इमरान की जुबान चल पड़ी। ब्लैक क्लॉक अपना पहला वार खाली जाता देखकर और ज्यादा झुंझला गया। उसने इमरान के सीधे होते ही उसकी नाक पर टक्कर मारनी चाहिए। उसका यह खतरनाक तरीन दाव था जो बड़े बड़े जफा वर्दी इंसान को चत कर देता था। मगर इमरान ने ना सिर्फ इसकी टक्कर बचाई, बल्कि पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसके पेट पर दे मारा। मुक्का काफी जोरदार पड़ा था और ब्लैक क्लॉक के मुंह से बेइख्तियार ओह की आवाज निकल गई और वो दोहरा होता चला गया। अरे मैं भला किस काबिल हूँ, मुझे क्यों सजदे करने लगे हो? इमरान ने उसे और ज्यादा भड़काया। टैक्सी ड्राइवर खामोशी से टैक्सी से निकलकर ये उछल कूद देख रहा था। ब्लैक क्लॉक एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसे शायद इमरान जैसे मासूम और बेसरर आदमी से इस तरह के जवाबी हमले का ख्याल भी नहीं हो सकता था। तुम कौन हो? सच सच बताओ। उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया। इमरान उसी तरह मसमसी सूरत बनाए खड़ा था। उधर टैक्सी ड्राइवर ने जब अपने गाहक
को रिवॉल्वर निकालते देखा तो वो खौफजदा होकर टैक्सी में बैठा और दूसरे लम्हे उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। वो शायद पुलिस थाने के चक्करों से बचना चाहता था। अरे अरे, इससे किराया तो लेते जाओ। इमरान ने यूं चीख कर टैक्सी ड्राइवर को पुकारा जैसे किराया टैक्सी ड्राइवर के बजाय उसने खुद लेना हो। ब्लैक क्लार्क टैक्सी के स्टार्ट होने की आवाज पर बेइख्तियार मुड़ा और उसी लम्हे इमरान की लात उसके हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। हाँ, अब शराफत से बात करो, मुझे रिवॉल्वर से बहुत खौफ आता है। अब ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे उसको चलाने का हरगिज इरादा नहीं होगा, मगर फिर भी, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और ब्लैक क्लार्क हैरत से इमरान को देखने लगा। उसे शायद इमरान की टाइप समझ में नहीं आ रही थी। इमरान ने उसे यूं हैरत से देखते पाया तो बौखला कर सर पर हाथ फेरने लगा जैसे उसे खुद भी शक पड़ गया हो कि कहीं उसके सर पर सींग तो नहीं उगाए। तुम अपनी असलियत बतलाओ। ब्लैक क्लार्क का लहजा इस बारे बेहद नरम था, शायद अब वो नरमी से काम लेना चाहता हो। चलो कार में बैठो, कहीं कैफे में चलकर बैठते हैं, चाय भी पियेंगे और इंसान की असलियत पर भी बहस करेंगे। इमरान ने उसे बड़ी सोशल किस्म की ऑफर करते हुए कहा। चलो, ब्लैक क्लार्क ने एक लम्हे सोचते हुए कहा। इमरान ने खुशी से ताली बजाई जैसे अपनी ऑफर की कबूलियत पर उसे शायद शदीद किस्म की मुसरत हुई हो। ब्लैक क्लार्क रिवॉल्वर उठाने के लिए मुड़ा। ठहरो यार, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। इमरान तेजी से रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। ब्लैक क्लार्क ने कोई बात नहीं की और खामोशी से खड़ा रहा। इमरान रिवॉल्वर उठाकर वापस आया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और फिर साथ वाली सीट पर ब्लैक क्लार्क को बैठने के लिए कहा। ब्लैक क्लार्क भी बैठ गया। इमरान ने कार वापस मोड़ी और शहर की तरफ चल पड़ा। क्या तुम अपना तारुफ नहीं कराओगे दोस्त? इमरान ने ही खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे क्लार्क कहते हैं। ब्लैक क्लार्क ने अपना नाम बताने से गुरेज करते हुए कहा। क्लॉक? क्या मतलब? क्या तुम टाइम भी बतलाते हो? वैसे कहाँ की साख्ता हो, जर्मनी की या स्विट्जरलैंड के? इमरान ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्लॉक नहीं, क्लार्क। ब्लैक क्लार्क ने गुस्सा भरे लहजे में कहा। ओह अच्छा, क्लार्क, यानी जिसे हम अपनी ज़बान में क्लर्क कहते हैं। कौन से ऑफिस में काम करते हो? इमरान के लहजे में मासूमियत का तासर मज़ीद गहरा हो गया। क्या तुम पागल हो? मैं क्लर्क नहीं हूँ, मेरा नाम क्लार्क है। ब्लैक क्लार्क चढ़ गया। अच्छा, तुम्हारा नाम है, मगर माफ़ करना दोस्त, तुमने ये थर्ड क्लास नाम क्यों पसंद किया? कोई अफसरों वाला नाम रखना था, ये क्लर्क वगैरह अच्छा नहीं लगता। इमरान ने बड़ी हमदर्दी से उसे मशवरा देते हुए कहा। क्लार्क भला उसे क्या जवाब देता? वो खामोश रहा। उसने नरमी सिर्फ इसलिए बरती थी ताकि शहर तक पहुंच सके। टैक्सी वाला भाग गया था। अब अगर इमरान भी निकल जाता तो उसे पैदल चलाकर शहर आना पड़ता, मगर अब उसे एहसास हुआ था कि उसका पाला किसी पागल से पड़ चुका था। कार शहर में दाखिल हो चुकी थी। मुझे यहीं उतार दो, ब्लैक क्लार्क ने बड़े नरम लहजे में इमरान से कहा। क्यों? चलो कैफे पे चलते हैं। इमरान ने कदरे हैरतज़दा होकर कहा। नहीं, बस तुम्हारा साथ यहीं तक काफ़ी है। ब्लैक क्लार्क वाकई परेशान हो गया था। नहीं, अभी तो मैंने अपना तारुफ कराना है। इमरान ने इस दफ़ा बड़ी संजीदगी से कहा। मैं कहता हूँ शराफत से कार रोक लो वरना। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। यार क्लार्क को वाले लहजे में बात ना करो, अब तुम अफसराना गुफ्तगू पर उतर आए हो। इमरान ने चोट की, वैसे इसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। शट अप, ब्लैक क्लार्क ने कहा और दूसरे लम्हे उसकी हाथ पर खंजर चमक रहा था। न जाने उसने किस वक्त खंजर निकाल लिया था। अच्छा, माशाअल्लाह, यानी आप खंजर भी रखते हैं? वाह वाह, दिखाना कहाँ का बना हुआ है, बड़ा चमकदार है। इमरान ने यूं कहा जैसे बच्चे किसी चमकदार चीज़ों पर लाल बहाने लगे जाते हों। मैं कहता हूँ कार रोको। ब्लैक क्लार्क ने खंजर की नोक इमरान के पहलू से लगा दी। उसका लहजा संगदिली लिए हुए था, जैसे अब अगर इमरान ने कार ना रोकी तो वाकई ही खंजर घोंप देगा। यार वाकई ही बुरा मान गए। वो देखो, सामने वाली बिल्डिंग एक मशहूर क्लब है, इसमें 2 मिनट बैठकर चाय पीते हैं, फिर तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इमरान ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। कार की स्पीड उसने कम नहीं की थी। ब्लैक क्लार्क चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने खंजर वापस अपनी जेब में डाल लिया और इत्मीनान से सीट से पुश्त लगाकर बैठ गया। शायद वो दिल ही दिल में कोई फैसला कर चुका था। जल्दी कार उस इमारत के गेट पर पहुंच गई जिसकी तरफ इमरान ने इशारा किया था। इमरान कार से नीचे उतरा, वैसे उसने इंजन बंद करने की चाबियां हाथ में ले ली थी। शायद उसे खतरा हो रहा था कि वो नीचे उतरे तो क्लार्क कार लेकर फरार ना हो जाए, लेकिन ब्लैक क्लार्क बड़े इत्मीनान से बैठा रहा। इमरान ने आगे बढ़कर गेट पर लगी हुई कॉल बेल का बटन दबाया, फिर वो दोबारा कार में आकर बैठ गया। ये कौन सा क्लब है? ब्लैक क्लार्क ने पूछा। क्लब अल शयातीन, इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और ब्लैक क्लार्क इस भारी भरकम नाम से मरूब हो गया। इमरान का गेट खुला और फिर उसने जोसेफ की शक्ल नजर आई। उसकी दोनों साइडों पर होल्स्टरों में रिवॉल्वर लगे हुए थे। वो इस वक्त पूरी
वर्दी में था। इमरान को देखकर जोसेफ ने खामोशी से पूरा गेट खोल दिया और इमरान कार स्टार्ट करके अंदर लेता चला गया। फिर उसने कार रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। ब्लैक क्लार्क भी कार से नीचे उतर आया। जोसेफ गेट बंद करके वापस आ रहा था। ये कैसा क्लब है जहाँ ना कोई कार और ना कोई आदमी नजर आ रहा है? ब्लैक क्लार्क ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। कार भी मौजूद है और आदमी भी, बल्कि ये देखो, ये डबल आदमी है। इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा और ब्लैक क्लार्क मुस्कुरा दिया। इमरान ब्लैक क्लार्क को लेकर मखसूस कमरे की तरफ चल दिया। उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। फिर वो और ब्लैक क्लार्क अंदर दाखिल हुए। तुम बैठो, मैं मैनेजर को खाने पीने का कह रहा हूँ। इमरान ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठहरो, तुम मेरे साथ बैठो, मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। ब्लैक क्लार्क अब काफ़ी हद तक मशकूक हो चुका था। खतरे की बू? कि ये कोई नया सेनेट इजाद हुआ है? इमरान ने मुसीका खेस अंदाज में नाक सुकेड़ते हुए कहा। फिर वो भी बू सूंघने की कोशिश कर रहा हो। मैं कहता हूँ तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते, या मैं भी साथ चलूंगा। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। अरे तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो। बेफिक्र रहो, ये कमरा आसेब ज़दा नहीं। चलो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चौकीदार को तुम्हारे साथ बिठा देता हूँ। वैसे से आसेब वगैरह की बात ना करना, वो तुमसे ज़्यादा डरपोक है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक झटके से दो दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्लैक क्लार्क ने उसके पीछे झपटना चाहा, मगर इमरान बाहर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। ब्लैक क्लार्क ने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, मगर इससे दरवाज़ा ना खुल सका। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर जोसेफ से मुखातिब हुआ, जो करीब खड़ा था। तुम होशियारी से पहरा देना, मैं अभी आ रहा हूँ। इमरान ने जोसेफ को कहा। ओके बॉस, आप कतई बेफिक्र रहे, मैं आपकी रेडीमेड मेकअप से ही समझ गया कि मामला संजीदा है। जोसेफ ने जवाब दिया। ओह वेरी गुड, अब तुम्हारी अकल दाढ़ निकलना शुरू हो गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जीरो से मिलने के लिए ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। शार्प वाइली की टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई जब एक चौक पर बाएं हाथ की तरफ मुड़ी तो एक और कार ने उसे क्रॉस किया। शार्प वाइली कार के अंदर बैठे हुए आदमी को देखते ही एक झटके से सीधा हो गया। कार में ड्राइवर के साथ उसे ब्लैक क्लार्क बैठा हुआ नजर आ गया था। ब्लैक क्लार्क का चेहरा सिर्फ इसी लम्हे के लिए उसकी नज़रों में आया था, मगर एक ही लम्हे में उसने वो सब कुछ देख लिया था जो शायद कोई और आदमी ना देख सकता था। ब्लैक क्लार्क के चेहरे पर उसे उलझन, मजबूरी और कदरे बेबसी के आमेज़श साफ नजर आई थी। वो कार काफ़ी आगे जा चुकी थी। इस कार के पीछे चलो ड्राइवर। शार्प वाइली ने ड्राइवर को हुक्म दिया। जी, यानी कर ताकुब। ड्राइवर इस नई हिदायत पर घबरा गया। हाँ, मेरा एक दोस्त इसमें जा रहा है, मैं इसकी रिहाइश मालूम करना चाहता हूँ। शार्प वाइली ने बहाना बनाया। ड्राइवर ना जाने मुतमईन हुआ था या नहीं, बहरहाल उसने स्पीड बढ़ा दी थी। मुख्तलिफ सड़कों पर से होते हुए उन्हें सामने वाली कार एक अजीमुल शान इमारत के गेट के सामने रुकती नजर आई। टैक्सी साइड पर रोक लो, शार्प वाइली ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने टैक्सी एक साइड पर रोक दी। इस सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी से ज़्यादा थी, इसलिए शार्प को एतमीनान था कि उसे चेक नहीं किया जा सकेगा। चंद लम्हों बाद उसने गेट खुलते देखा। इमारत का गेट खोलने वाला एक दियो हेकल हबशी था। फिर कार अंदर चली गई और गेट दोबारा बंद हो गया। ये कौन सी इमारत है? शार्प ने ड्राइवर से पूछा। मालूम नहीं जनाब, वैसे इसका गेट हमेशा बंद ही रहता है, शायद किसी नवाब का महल होगा। ड्राइवर ने मालूमात का रूप छाटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आगे चलो और मुझे किसी नज़दीकी कैफ़े में उतार देना, शार्प वाइली ने कहा। ड्राइवर ने इस्बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी जब इस इमारत के सामने से गुजरी तो शार्प ने इमारत को काफ़ी गौर से देखा। इमारत किलानुमा थी। बेहद ऊंची ऊंची दीवारें और बुलंदो बाला आहनी गेट ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो हैरान था कि क्लार्क इस इमारत में क्यों गया है। वैसे अब उसे यकीन था कि क्लार्क अपनी मर्जी से अंदर गया है, क्योंकि वो बड़े एतमीनान से कार में बैठा था। जल्दी टैक्सी एक कैफ़े के गेट पर रुक गई। शार्प वाइली नीचे उतरा। उसने लेटर देकर किराया अदा किया और साथ ही 5 रुपए का एक नोट बतौर टिप भी दिया। ड्राइवर ने इतनी मोटी टिप के पेश नज़र शार्प को बेहद मौतमाना अंदाज में सलाम किया, मगर शार्प लापरवाही से कैफ़े के अंदर दाखिल हो गया। कैफ़े का छोटा सा हाल तकरीबन खाली ही था। इक्का दुक्का आदमी मुख्तलिफ मेज़ों पर नजर आ रहे थे। शार्प ने एक ऐसा कोना ढूंढा जो काफ़ी हद तक तारीकी में था और जहां काफ़ी फासले पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके वहां बैठते ही एक बहरा इस पर नाजिल हो गया। कॉफ़ी लाओ, शार्प ने उसे ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद बैरे ने कॉफ़ी उसकी मेज़ पर रख दी। शार्प ने इधर उधर देखा और हाथ में बंधी हुई घड़ी के डायल पर एक सुर्ख रंग के बटन को 3 मरतबा दबाया। घड़ी का डायल सेक्शन रोशन हो गया और 12 का हिंसा जलने बुझने लगा।
اس نے کافی کی پیالی اٹھائی، پھر اسے منہ کے قریب لے آیا۔ کافی کی پیالی اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اب گھڑی اس کے منہ کے قریب تھی۔ پھر اس میں سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری، جیسے اس نے بخوبی سن لیا۔ ہیلو 01 اسپیکنگ اوور، 02 اوور۔ شارپ نے پیالی منہ سے علیحدہ کر کے آہستہ سے کہا۔ ویسے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اس کی طرف کوئی آدمی متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ 02 تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور۔ دوسری طرف سے 01 نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں شدید الجھن نمایاں تھی۔ جس عمارت میں تم گئے ہو میں اس کے ایک قریبی کیفے میں موجود ہوں، اوور۔ شارپ نے جواب دیا۔ 02 میں عجیب الجھن میں ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک کلب ہے مگر اب میں ایک کمرے میں قید ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک کلارک کی آواز سنائی دی۔ اوہ 01 تمہارے ساتھ شاید دھوکا ہوا ہے مگر میں حیران ہوں کہ تم اتنے اطمینان سے اس عمارت میں کیوں گئے ہو، اوور۔ شارپ کے لہجے میں ہلکی سی طنز تھی۔ 02 دراصل میں اس پاگل کی معصومیت کے فریب میں آ گیا ہوں، وہ عجیب غریب شخص ہے، بیک وقت سمجھدار بھی، پاگل بھی اور معصوم بھی، بہترین فائٹر بھی ہے، اوور۔ بلیک کلارک نے عمارت کی صفتیں گنواتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ یہ کہیں وہی بیوقوف عمران نہ ہو جس کے متعلق ہماری فائل میں نوٹنگ درج ہے، اوور۔ شارپ نے کچھ چونک کر کہا۔ ارے وہ اب میں سمجھ گیا، یہ واقعی عمران ہے، مجھے اس کی شکل کچھ اس کی شکل سے مشابہ معلوم ہو رہی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا، اب میں سمجھ گیا وہ میک اپ میں ہے، اوور۔ بلیک کلارک کی طویل سانس لینے کی آواز شارپ کے کانوں میں واضح طور پر پہنچی، جیسے اسے کسی گہری الجھن سے نجات مل گئی ہو۔ 01 اگر یہ واقعی عمران ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، یہ عمارت ضرور دانش منزل ہوگی، X2 کا پر اسرار مسکن، اوور۔ شارپ کے لہجے میں مسرت کی آمیزش تھی۔ ویری گڈ 02 فی الحال تم مجھ سے زیادہ ہوشیار جا رہے ہو، نہ جانے اس ملک کی آب و ہوا کیسی ہے کہ میری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگتی جا رہی ہے، اوور۔ بلیک کلارک نے جواب دیا اور شارپ وائلی دھیرے سے مسکرایا۔ جس مسئلے پر کل سے سوچ بچار کرتے دماغ پچی ہو رہا تھا وہ آج بلیک کلارک کی بدولت خود بخود حل ہو گیا۔ اچھا اب کیا پروگرام ہے، اوور، اس نے جواب دیا۔ ٹھہرو کوئی آ رہا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ہوشیار، اوور اینڈ آل۔ بلیک کلارک کی آواز آنی بند ہو گئی۔ شارپ وائلی نے ایک طویل سانس لے کر بٹن بند کیا اور پھر بقیہ کافی کو ایک ہی جھٹکے سے حلق میں انڈیل لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ تو اسے اچھی طرح علم تھا کہ بلیک کلارک اب پوری طرح ہوشیار ہو چکا ہے، چنانچہ اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ اکیلا ہی ایک پوری فوج کے لیے کافی ہے، مگر اب وہ خود کیا کرے؟ یہی الجھن تھی جس کا حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر سوچ کر اس نے یہی حل نکالا کہ اس عمارت کی نگرانی کرے اور اندر جانے اور باہر آنے والے ہر فرد کو نگاہ میں رکھے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا، اس نے ایک نوٹ ایشٹرے کے نیچے دبایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر نکل گیا۔ صفدر نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ صفدر نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا اور پھر سڑک کراس کرنے کے لیے موقع کا انتظار کرنا لگا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد صفدر سڑک کراس کر چکا تھا، پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا سامنے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی ایک چوک مڑ کر وہ ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ وزارت خارجہ کا دفتر تھا۔ اس وقت شام کافی ڈھل چکی تھی، اس لیے دفتر بند ہو چکا تھا، مگر دفتر کے بڑے سے بند گیٹ کے سامنے ملٹری پولیس پہرا دے رہی تھی۔ صفدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اندر بھی ملٹری پولیس بکھری ہوئی ہوگی، لیکن اسے ہر قیمت پر اندر جانا تھا۔ وہ اس عمارت کے قریب سے گزرتا چلا گیا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا جلدی وہ ایک ایسی سڑک پر آن پہنچا جہاں اس عمارت کی پشت تھی۔ کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ عمارت کے اندر داخل ہو سکتا۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی۔ یہ عمارت کے سامنے 3 منزلہ ہوٹل کی کھڑکی تھی جس میں سے ایک آدمی باہر جھانک رہا تھا۔ ہوٹل خاصا شاندار تھا اور یہ ہوٹل کی پشت تھی، اس جیسی بے شمار کھڑکیاں موجود تھی۔ سڑک بڑی تنگ سی تھی، اس لیے دونوں عمارتوں کا فاصلہ ضرورت سے زیادہ کم تھا۔ صفدر چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ ہوٹل کے مین گیٹ تک پہنچ گیا۔ ایک کمرہ بک کر دیجیے، صفدر نے ہوٹل کی ریسیپشنسٹ سے کہا۔ ریسیپشن نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا اور بورڈ سے ایک چابی نکال کر پاس کھڑی پورٹر کو دی۔ رجسٹر میں ضروری اندراجات کرنے کے بعد صفدر پورٹر کی رہنمائی میں لفٹ میں سوار ہو گیا۔ اسے تیسری منزل کا کمرہ نمبر 25 الاٹ کر دیا گیا۔ پورٹر نے دروازہ کھولا اور پھر صفدر نے اسے ٹپ دے کر واپس کر دیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر محتاط نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا، پھر وہ سامنے موجود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے کھڑکی کھولی تو باہر جھانک کر اسے بے حد خوشی ہوئی کہ اتفاق سے اسے اس سائڈ کا کمرہ ملا تھا جس کی دوسری سمت وزارت خارجہ کی عمارت تھی۔ اس نے نیچے سڑک پر جھانکا۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، کبھی کبھار اکا دکا کار یا آدمی گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا سچویشن کا اندازہ کرنے لگا۔
اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ خود اپنے ہی ملک میں ملک کا ذمہ دار فرد ہونے کے باوجود بظاہر ایک بھیانک جرم کا مرتکب ہونے والا تھا۔ وزارت خارجہ کی عمارت میں چوروں کی طرح گھسنا اسے عجیب سا تجربہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی عمارت میں گھس رہا ہو۔ اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کسی کھڑکی میں سے عمران کی شوخ آنکھیں اس کا مسلسل جائزہ لے رہی ہوں۔ پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ سامنے عمارت کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ کھڑکی صفدر والی کھڑکی کے عین مقابل تھی، مگر یہ درمیانی فاصلہ اس کے لیے پل صراط بن گیا۔ وہ اب اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس درمیانی فاصلے کو کس طرح طے کیا جائے۔ ظاہر سے اب وہ جاسوسی ناولوں کے کرداروں کی طرح ایک ہی چھلانگ میں ایک عمارت سے دوسری عمارت میں جانے سے تو رہا، اس کے لیے تو اسے کوئی نہ کوئی ٹھوس لایا عمل اختیار کرنا پڑتا۔ چند منٹ تک سوچنے کے بعد آخر وہ واپس کمرے میں آ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے وہ دوسری عمارت تک پہنچ سکتا، اور اس نے جانا بھی ضروری تھا۔ کافی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد آخر اس نے ایک راہ نکال ہی لی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر بستر کی چادر اٹھا کر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑنا شروع کر دیا۔ جلدی کمرے میں پٹیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ اس نے پٹیوں کو ایک دوسرے سے اچھی طرح باندھا اور پھر انہیں بل دینا شروع کر دیا۔ جلد ہی ایک لمبی اور مضبوط رسی تیار ہو گئی۔ اس نے زور لگا کر رسی کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ بل کھانے کی وجہ سے رسی کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی۔ صفدر نے باتھ روم میں جا کر دیوار سے ٹاول راڈ اکھاڑا اور پھر رسی کو ایک سرے پر اس راڈ کو باندھ دیا۔ اب ایک ریڈی میڈ کمن تیار ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کے قریب آیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب کسی آدمی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر دائیں ہاتھ سے راڈ پکڑ کر بازو کھڑکی سے باہر نکال کر پوری قوت سے مگر محتاط طریقے سے اس نے وہ راڈ کھلی کھڑکی کے اندر پھینک دیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور راڈ سیدھا وزارت خارجہ کی عمارت کی کھڑکی کے اندر چلا گیا۔ صفدر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے رسی کو کھینچا۔ اسے یوں محسوس کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ اس کی توقع کے مطابق راڈ کسی چیز میں پھنس چکا تھا۔ اس نے رسی کو اور زیادہ طاقت سے کھینچا، رسی تن گئی۔ کچھ دیر کی طاقت آزمائی کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے رسی کا دوسرا سرا اچھی طرح کھینچ کر فرش میں گڑے ہوئے پلنگ کے پائے سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب صفدر کو دوسری عمارت میں جانے کے لیے ایک سہارا مل گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رسی کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اب اس کی زندگی اور موت کا دارومدار اسی رسی پر ہی تھا۔ اگر یہ رسی ٹوٹ جائے تو وہ دوسری منزل سے نیچے گر پڑتا، پھر جو حشر اس کا ہوتا ازہر منو شمس تھا۔ صفدر نے ایک بار پھر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اب رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑک قطعی سنسان تھی۔ چنانچہ خدا کا نام لے کر وہ کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کھڑکی کی چوکھٹ کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ رسی کو ڈال دیا۔ چند لمحے تک وہ اسی پوزیشن میں رہا۔ دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی چوکھٹ چھوڑ دی اور دوسرے ہاتھ سے بھی رسی پکڑ لی۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور رسی سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ صفدر کا دل ٹوٹ گیا۔ رسی کافی حد تک جھکائی تھی، مگر پھر اس کی چڑچڑاہٹ کم ہو گئی۔ صفدر نے نیچے نظر ڈالی تو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ ہر چند انچوں کے بعد رسی کی چڑچڑاہٹ کی آواز آتی اور صفدر کے اعصاب میں سردی کی تیز لہر دوڑ جاتی۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے رسی کے ٹوٹنے کے علاوہ ایک اور خطرہ یہ بھی تھا کہ اس کے جمناسٹک کے اسی کھیل کو کہیں نیچے سے یا ہوٹل کے کسی اور کھڑکی سے چیک نہ کر لیا جائے۔ اب وہ دوسری طرف کھڑکی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر خدا کر کے اس نے دوسری کھڑکی پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ کھڑکی کے اندر موجود تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے تک کمرے میں نگاہ ڈالی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جو لیٹرین کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ اس لیے اس کی کھڑکی کے متعلق بھی لاپرواہی برتی گئی تھی، ورنہ کسی آفس کی کھڑکی کھلی چھوڑ دینا قواعد کی سخت ترین جرم تھا۔ صفدر نے لیٹرین کا دروازہ کھولا اور پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، مگر باہر سے شاید اسے تالا لگایا گیا تھا۔ اس نے سائڈ کی کھڑکی سے زور آزمائی کی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں باہر سے سلاخیں نہ فٹ ہوں، مگر جب اس نے کھڑکی کھولی تو سلاخیں موجود نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک طویل کوریڈور تھا۔ پھر وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور میں آگے بڑھنے لگا۔ زیرو پاور کے کئی بلب کوریڈور روشن کیے ہوئے تھے۔ وہ آفیسز کی باہر لگی ہوئی نیم پلیٹوں سے اندازہ کرتا چلا گیا کہ یہ دفاتر کن کن آفیسران کے ہیں۔ جلدی کوریڈور کے کونے میں ایک کمرے کے دروازے کے باہر اسے سیکریٹری وزارت خارجہ کی نیم پلیٹ نظر آ گئی۔ یہ اس کا مطلوبہ کمرہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے ایک تار نکال کر دروازے کے آٹومیٹک لاک میں داخل کر دی۔ ایک دو دفعہ تار کو ادھر ادھر گھمانے سے ہلکی
हल्की सी खटक हुई और ताला खुल गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेहतरीन तौर पर सजा हुआ ये कमरा पेंसिल टॉर्च की रोशनी में उसके सामने था। ये सर सुल्तान का दफ्तर था। सामने मेज़ पर 2-3 टेलीफोन सेट मौजूद थे। उसने बगौर टेलीफोन को चेक किया और फिर एक सब्ज रंग के टेलीफोन पर उसकी नज़रें जम गई। उसकी तार दीवार में एक काफ़ी बड़े जॉइंट प्लग से मुंसलिक थी। सब्ज ने वहीं बैठकर जॉइंट प्लग का ढक्कन उतारा और फिर जेब से एक छोटा सा आला निकालकर उसे जॉइंट प्लग के अंदर 2 जॉइंट से जोड़ दिया। ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर था। उसे अच्छी तरह फिट करके उसने ढक्कन दोबारा लगा दिया। अब उसका काम ख़त्म हो चुका था। उसने मोहतात नज़रों से एक बार फिर कमरे का जायजा लिया और फिर जेब से रुमाल निकालकर जॉइंट प्लग को अच्छी तरह साफ किया। वो नहीं चाहता था कि उसकी उंगलियों के निशान जॉइंट प्लग पर रह जाएं। हर तरफ से मुतमईन होकर वो कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक बंद हो गया। अब वो दोबारा कॉरिडोर में चलने लगा। जल्द ही उस खिड़की तक पहुंच गया जहां से वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने खिड़की बंद की, उसकी सतह को रुमाल से साफ किया, फिर दोबारा लैट्रीन में आ गया। उसने देखा कि रस्सी से बंधा हुआ रॉड वॉश बेसिन के रॉड्स में फंसा हुआ था। उसने वहां से उसे निकालकर इस तरह सेट किया कि अगर वो एक मखसूस जाविये से खींचता तो रॉड बाहर निकल आता। उसने खिड़की से बाहर झांका और फिर वहां किसी को ना पाकर दोबारा रस्सी से लटक गया। अब इसकी हरकत पहले से ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन अभी उसने रास्ता ही तय किया था कि अचानक रस्सी की चिड़चिड़ाहट में तेज़ी पैदा हुई। रस्सी टूट रही थी या शायद रॉड की तरफ से रस्सी की गांठ खुल गई थी। बहरहाल कुछ भी हो, रस्सी में तेज़ी से झुकाव आता जा रहा था। सफदर इस वक्त ऐन दरमियान में था। इसने नीचे नज़र डाली तो इसका दिल डूब गया। अब नीचे गिरने में चंद ही लम्हे रह गए थे तो मंजिल नीचे सड़क पर गिरने का हशर वो अच्छी तरह जानता था और रस्सी तेज़ी से नीचे झुकती चली जा रही थी। फिर एक जोरदार चिड़चिड़ाहट हुई और इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। ये आप किसे ले आए हैं? इसने बेचैन लहजे में सवाल किया। अपने होने वाले ससुर को, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट तैरती चली गई। तो क्या आपका ससुर और ससुराल भी यूरोप में मिले हैं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो अपना अपना मुकद्दर है ब्लैक ज़ीरो। हो सकता है कि तुम्हारी ससुराल कहीं अफ्रीका के वहशी कबीले में मौजूद हो। वो इलाका भी ब्लैक लैंड कहलाता है और तुम भी ब्लैक ज़ीरो हो। इमरान ने जवाबी तंज किया और ब्लैक ज़ीरो कट कर रह गया। अच्छा, पहले ये बतलाओ कि मैंने तुम्हें ट्रांसमीटर पर कॉल किया था, तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? इमरान का लहजा बेपनाह संजीदगी लिए हुआ था। सर, दरअसल बात यह है कि आपकी कॉल मिलते ही मैंने सफ्तर को कॉल किया मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने बारी बारी तमाम मेंबरों को कनेक्ट किया मगर कोई भी मेंबर अपने फ्लैट पर नहीं मिला। हत्ता कि जूलिया भी गायब थी। सब जगहों से मायूस होकर आपको कॉल करने वाला था कि आप गेट पर पहुंच गए। ब्लैक ज़ीरो ने बड़े मौतमाना लहजे में जवाब दिया। तो ये सब गधे इकट्ठे कहाँ गायब हो गए हैं? इमरान ने उलझनजुदा लहजे में कहा। मैं भी हैरान हूं कि इन सब पर क्या आफतान पड़ी कि कोई भी नहीं मिला। ब्लैक ज़ीरो के लहजे में तशवीश की झलकियां थी। कहीं ये पिकनिक वगैरह मनाने ना चले गए हों? आजकल मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं सर, वो पूछे बगैर नहीं जा सकते। आज तक तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इमरान चंद लम्हे को सोचता रहा। फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ खींचा। उसने नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक स्पार्ट सी आवाज़ सुनाई थी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाला शायद इमरान का नाम सुनकर बौखला गया था। टाइगर, तमाम होटलों को चेक करो और पता करो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स आज कहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे 01 वायरलेस ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दो फौरन। इमरान ने करख्त लहजे में उसे हुक्म दिया। बेहतर सर, मैं अभी पता करता हूँ, टाइगर ने इंतहाई मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। इमरान ने रिसीवर रख दिया और खामोश बैठ गया। ब्लैक ज़ीरो के लिए टाइगर शख्सियत नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि टाइगर को ने है और इसका इमरान से क्या ताल्लुक है। आज ये पहली बार ये नाम उसके सामने आया था। फिर वो इमरान से मरूब भी था। दूसरा, उसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का भी इल्म था। एक अजीब मसला था मगर इमरान का मूड ऐसा था कि अपने अंदर टाइगर के मुतल्लिक सवाल करने की जुर्रत ना पा रहा था। मगर चंद लम्हों की शायद कश्मोकश के बाद आखिर उससे ना रहा किया। उसने डरते डरते सवाल किया। इमरान साहब, ये टाइगर कौन है? इमरान चौंक पड़ा। वो बगौर चंद लम्हे तक ब्लैक ज़ीरो की आंखों में देखता रहा, जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि टाइगर के मुतल्लिक ब्लैक ज़ीरो को आगाह करे या नहीं। फिर उसने एक तवील सांस ली। ये मैंने एक नया एजेंट मुकर्रर
किया है, अनोखी खसूसियात का मालिक है, वो बराह रास्त मेरी मातहती में काम करेगा। X2 से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को उसे दिखा दिया गया है ताकि इन पर पर्दा और उनकी निगरानी पर ये मामूर रहे और आज़ाद रहकर दूसरे काम भी इससे लिए जा सकें। इमरान ने टाइगर का तफसीलन तारुफ करा दिया। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। मज़ीद तफसील पूछने की ज़रूरत नहीं थी उसे। वो जानता था कि इमरान ने जितना मुनासिब समझा उतना बता दिया है, इसलिए मज़ीद तफसील पूछना फजूल ही होता। ना ही इमरान से ये तवक्को रखी जा सकती थी कि वो ना चाहते हुए मज़ीद बतला देता, इसलिए ब्लैक ज़ीरो ने खामोशी में से ही आफियत समझी। अच्छा, मैं ज़रा अपने ससुर से मुलाकात कर लूँ, वापस आकर तुमसे बात करता हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मगर ज़रा ख्याल रखिए, आप अपनी हरकतों से रिश्ता ना तुड़वा बैठिए, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान तेज तेज कदम उठाता मखसूस कमरे की तरफ बढ़ा। मखसूस कमरे के सामने जोसेफ अटेंशन खड़ा था। उसके दोनों हाथ पहलुओं पर लटके हुए रिवॉल्वरों के दस्तों पर थे और आंखें किसी कार की बैकलाइट की तरह खतरे का एहसास दिला रही थी। इमरान ने दरवाजे के ऊपर मखसूस बटन दबाया और फिर मंडील घुमाते हुए दरवाज़ा खुल गया और अंदर दाखिल हो गया। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया। ब्लैक लॉर्ड के सामने सोफे पर बड़े एतमीनान से बैठा हुआ था। उसके अंदर दाखिल होने पर वो उठा नहीं, बल्कि इस तरह एतमीनान से सोफे पर बैठा रहा। क्या हाल है क्लर्क साहब, इमरान ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ब्लैक क्लर्क ने बड़े मुतमईन लहजे में सवाल किया। मुझे प्रिंस ऑफ ठम कहते हैं, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। बकवास है, तुम इमरान हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये जगह दानिश मंजिल कहलाती है, सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 की मखसूस क़यामगाह। ब्लैक क्लर्क ने इंकिशाफ करता चला गया। एक लम्हे के लिए इमरान की आंखों में हैरत के तासुरात उभरे, मगर फिर वो पुरसकून हो गया। Like, comment, share, press the bell icon